सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आया था हिंदी का, और इन्हीं प्रश्नों की तरह ये एक मॉडल समझिए और आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो आइए इस पेपर को हम थोड़ा समझते हैं कि किन प्रश्नों को कैसे करना चाहिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये पेपर आपका 70 नंबर का होगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा मान के चलिए आप, ये समय है। और इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक का उत्तर OMR शीट पर दीजिए। कल हम चर्चा किए थे कि OMR शीट पर जो है कैसे फिलिंग करनी है, कैसे भरना है और OMR शीट कैसी होगी, ये बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। और हम इसके पहले वाली वीडियो में आपको OMR शीट दिखाए हैं और वो कैसी भरी जाएगी, इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे देंगे, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। तो वो 1 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक के सभी प्रश्न हमको OMR शीट पर करना है। और इसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। 2 खंड कौन कौन से हैं? एक अ और एक ब। अ में जो है अ का OMR शीट पे करना है। देखिए खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको अ को OMR शीट पे करना है। ब को आपको कॉपी पे लिख के करना होगा। आगे देखिए क्या है। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है। कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कौन सा कथन सही है उसको जो है OMR शीट पे गोला करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या क वाले को पढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है। यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन को जानते होंगे, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। नायक अभिनेता जो अमिताभ बच्चन हैं, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन, उनकी ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। रामविलास शर्मा एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गलत। रामविलास शर्मा एक आलोचक हैं, आलोचना करते हैं। रांगे राघव की ख्याति आलोचक है। रांगे राघव की ख्याति आलोचक नहीं है, रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज तूफानों के बीच में इन्होंने लिखा है। और लद्दाख मेरी लद्दाख यात्रा रामचंद्र शुक्ल, तो मेरी लद्दाख यात्रा रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, राहुल संकृतायन की लिखी गई है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क सही होगा। तो OMR शीट पे पहले का हम ए भरेंगे, ए को काला करेंगे। दूसरा देखिए, बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध है। तो बस्ती जिले के अगोना गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। दूसरे का हम क को काला करेंगे OMR शीट पे। अब आगे देखिए, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तो हम OMR शीट में तीसरे का ए काला करेंगे। फिर चौथा प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। कलम का सिपाही अमृत राय। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं, पुत्र हैं, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर जो है जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं।
तो आप पाँचवें का ए, इसका भी एक करेंगे। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। इसका बी का करेंगे, छठवें का बी आप काला करेंगे। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, भक्ति काल की रचना है। तो भक्ति काल की रचना साकेत नहीं है, और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो मैथिली शरण गुप्त भक्ति काल में नहीं आते। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास राम भक्त थे, ये भक्ति काल के हैं। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। तो ये भारतेंद्र युग की है रचना, ये जो है छायावाद की है, और ये द्विवेदी युग की है। ये भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की, तुलसीदास द्वारा रचित। तो उत्तर आपका विनय पत्रिका का सही होगा, बी सही होगा, बी को काला करेंगे आप। अब आगे देखिए, रासो ग्रंथ की भाषा है। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल है। डिंगल को बी करेंगे, आठवें का बी काला करेंगे। तार सप्तक काव्य के संपादक, तो तार सप्तक के संपादक ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं। इन्होंने संपादन किया है तीनों तार सप्तकों का। 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए, उनका किए थे। ये प्रयोगवादी युग की तार सप्तक है। अब देखिए 10वां, बिहारी की काव्य शैली है। तो बिहारी की काव्य शैली कैसी है? मुक्तक है। वे दोहे लिखते हैं और मुक्तक शैली में। रीत शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए ये हास्य रस है। आपका उत्तर नंबर ये सही होगा। ये आपको पढ़ाया गया है पाठ में, कक्षा में भी, कि शंकर जी के विवाह का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे देखिए, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो पूर्व पद संख्यावाची, संख्या की बात जहाँ होती है जिस समास में, उसको द्विगु समास कहते हैं। तो आपका उत्तर सी सही होगा। 12वें का सी आपको OMR शीट पे काला करना है। मति का द्वितीय वचन क्या होता है? तो मति का द्वितीय वचन जो है आपका मति, ग सही है, ये सही है आपका मति। ग को काला करेंगे आप, 13 का ग काला करेंगे। परि उपसर्ग में प्रयुक्त शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें परि उपसर्ग नहीं लगा है? तो पर्यावरण में लगा है, और पर्यटन में लगा हुआ है, परिचालक में लिखा, परिंदा में नहीं लगा है। तो उत्तर हमारा ग सही होगा। 14 का हम सी काला करेंगे। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय देखिए 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो है धातु में प्रत्यय लगने से बनता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो ये तद्धित प्रत्यय जो होता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आदि से के मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में लगने से जो है बनता है तद्धित प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय। और ये जो है धातु में लगने से बनता है।
तो ये प्रत्यय दो प्रकार के हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। ग वाला आपका सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव मतलब जो संस्कृत से मिलता जुलता नहीं हो, तत्सम जो है संस्कृत से मिलता है। इसमें देखिए कुंजर, उत्साह, कुंजर हाथी का है पर्यायवाची, उत्साह जानते ही हैं, और घ स्नेह, ये ब्याह जो है विवाह होता है, ये ब्याह जो है आपका तद्भव शब्द है। अनुवेषण, अनुवेषण, अनुधन एषण, ये जो है आपकी यण संधि है। अनुधन एषण जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको याद होगा उ और ए मिल रहे हैं, उ और ए, ये ग सही होगा आपका। 17 का आप सी को काला करेंगे। 18 देखिए नदिव्य, ये नदीम में लिखा है आधा भ होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये ऐसे होगा नदी आधा भ य, नदिव्य। तो नदिव्य है, ये भ है, म नहीं है। में विभक्ति और वचन बताइए। तो ये इसमें विभक्ति और वचन जो है ग वाला सही है। पंचमी विभक्ति और बहुवचन है, पंचमी विभक्ति का ये बहुवचन है। ग काला करेंगे आप, सी काला करेंगे। शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची है। देखिए केस, केस माने बाल होता है, ये इसमें कोई शब्द नहीं है। तुषार नहीं है। सर, सर माने होता है बाण, सर पर्यायवाची है बाण का। ये देखिए बाण इसमें है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ये ग सही होगा। 19 का सी काला करेंगे OMR शीट पे। अनंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अनंत शब्द में अन धन अंत, अन धन अंत होता है, अन धन अंत, ये हलंत लगा रहेगा 9, इसलिए उत्तर नंबर हमारा ग सही होगा। 20 का हम ग को काला करेंगे। अब आगे देखिए खंड अ हमारा समाप्त हो गया है। अब खंड ब शुरू हुआ। खंड ब में हमको क्या करना होगा, इसको OMR शीट पे नहीं करना है, इसको जो है आपको कॉपी होगी, वो कॉपी पे इसको करना है। ये लिखित प्रश्न है, इसको उत्तर देना होगा। इसमें है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांश, 2 गद्यांश आपके दिए हैं। देखिए एक ये वाला गद्यांश है और दूसरा गद्यांश आपका अथवा करके, ये देखिए अथवा करके ये दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। इसमें लिखा हुआ है किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आप कम से कम ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ेंगे। इस गद्यांश को आप 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो देखेंगे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना होता है। ये ऊपर वाला जो गद्यांश है, ये जो है भारतीय संस्कृत से लिया गया है, भारतीय संस्कृत से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये आपको पढ़ के मालूम करना होगा। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे ये आपको क्लास में भी बताया गया है, लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पुस्तक, हिंदी के पुस्तक के संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक
आप लेखक लिखेंगे, रचयिता नहीं। रचयिता काव्य के होते हैं। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे। और इसके बाद जो रेखांकित है, ये देखिए जो रेखांकित है मतलब रेखा जिसके नीचे खींची गई है, रेखा देखिए इसके नीचे खींची गई है, ये इतने के नीचे खींची गई है। अब आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या करनी है क्या मतलब अपने शब्दों में इसको समझाना है। व्याख्या हेडिंग देके विधिवत आप लिखेंगे। फिर लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो लेखक भारतीय संस्कृति की विशेषता इन गद्यांशों में बता रहे हैं, यही संदेश वो देना चाहते हैं। आगे देखिए, ये गद्यांश जो है दूसरा गद्यांश जो अथवा में करके दिया हुआ है, यह हाथ में कमल के लिए बुद्ध खड़े हैं। यह हाथ में कमल के लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि हल्की पड़ती है, उभरते नयनों की ज्योति पड़ती जा रही है। यह जो है आप इसको ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये अजंता जो हमारे चैप्टर है उससे लिया गया है और इसके लेखक भगवती शरण उपाध्याय हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ लिखने के लिए कहा गया है आपको ये संदर्भ लिखना है। ये देखिए, फिर रेखांकित जिसके नीचे रेखा खींचा गया उसकी व्याख्या करना है और उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्य का चित्रण किया गया है। तो इसको पढ़ेंगे और इसके बाद आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। अब आगे देखिए, ये आगे दिया गया दूसरा प्रश्न है, खंड ब का निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्य खत्म हो गए, अब पद्य शुरू है। पद्य का मतलब कविता। ये कविता आपको पढ़नी होगी, पढ़ाया गया है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मान माने मान सिंह का प्यासा था। ये कविता जो है हल्दी घाटी से ली गई है। हल्दी घाटी की रचना जो है हल्दी घाटी की रचना जो है श्याम नारायण पांडे की है। तो श्याम नारायण पांडे द्वारा ये लिखित कविता है। अब ये आपको पढ़ के समझना होगा। यहाँ देखिए प्रश्नों को हल करना होगा। पढ़ने के बाद इसको क को पढ़िए। महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगलों के खिलाफ हो रहा था। मुगल सम्राट अकबर था उस समय, अकबर। लेकिन अकबर युद्ध में नहीं था। अकबर के सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। मान सिंह, और मान सिंह जो है आमेर का राजा था, जो अकबर सिंह के अधीन जो है आमेर पे राज कर रहा था। तो आमेर का राजा मान सिंह उस सेना का नेतृत्व कर रहा था और मुगलों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा था। मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ आप लिखेंगे कि युद्ध लड़ा जा रहा था। महाराणा प्रताप के रौद्र रूप को किसके माध्यम से दर्शाया गया है। इसका उत्तर आपको करना है कि रौद्र रूप का किसके रूप माध्यम से किया जा रहा है। देखिए महामृत्यु, कपाली आदि शब्दों से उचारा जा रहा है। महाकाल के रूप में
वर्णन किया जा रहा है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, देखिए रेखा खींचा गया इसके नीचे, इसका आपको व्याख्या करना है, अर्थ लिखना है, उसी अर्थ को बढ़ा चढ़ा के यहाँ लिखना है। आपको पाठ कक्षा में ये सब पढ़ाया गया है और यूट्यूब पे भी हमारा उपलब्ध है ये सब। ये देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, ये देखिए अथवा किया है, तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित इसको करिए, अथवा जो है आप इसको करिए। तो ये मानुष हो तो वही रस खान, ये रस खान की रचना है, रस खान के सवैया से लिया गया है। तो क को करेंगे रस खान, पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहाँ बसना चाहते हैं, ब्रज में बसना चाहते हैं, गोकुल में बसना चाहते हैं। रसखान, कवि रसखान स्वयं को किस गिरी का पत्थर बनाना चाहते हैं, उस गिरी का पत्थर जिसको कृष्ण ने धारण किया था। रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो रेखा खींचा गया इसको अर्थ बताते हुए व्याख्या बतानी है, करनी है, इसको बढ़ा चढ़ा के बताना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक, ध्यान दीजिए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। सबका नहीं देना है, 3 दिया रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इस तरह का 3 दिया है। तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर देखिए तीसरे का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का, यहाँ लेखक की बात की गई है, यहाँ कवि की बात की गई है। तो यहाँ 3 कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और राम नरेश त्रिपाठी। तो इन कवियों में से किसी एक का जो है आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश गद्य है। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, ये गद्यांश एक है जो आपको भारतीय संस्कृत, आपकी जो संस्कृत है पढ़ाई जाती है हिंदी बुक के पीछे, अनिवार्य संस्कृत, वो संस्कृत से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है ये। अब आप इसको करिए, अथवा जो है आप इसको करिए। एकदा बहद जना धूमयानम आरुणम नगरम प्रतिगच्छत सम, इसको करना। अब ये समझिए किसका है, प्रबुद्ध ग्रामीण से लिया गया है। आपके संस्कृत जो पढ़ाई गई है उसमें प्रबुद्ध ग्रामीण जो है एक पाठ है, तो उस पाठ से लिया गया है। आपको ये पढ़ के समझना होगा। यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो इसका संदर्भ आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको संदर्भ भी लिखना है, आपको इसका संदर्भ लिखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ, ये देखिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले संदर्भ लिखना है, फिर अनुवाद करना है। कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत में संग्रहित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेखक चूंकि इसके नहीं होते हैं इसलिए लेखक हमको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना होगा। कैसे लिखा जाएगा अभी हम मॉडल आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो आप इसको करेंगे अथवा इसको करेंगे। ये देखिए प्रबुद्ध ग्रामीण का करेंगे, तो इसका प्रबुद्ध ग्रामीण का भी आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है।
अनुवाद मतलब अर्थ लिखना है, ये पूरे का आपको अर्थ लिखना होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। किसी एक श्लोक का, दोनों का नहीं। आप लोग गलती क्या करते हैं कि इसको पढ़ते नहीं है प्रश्न को बढ़िया से और दोनों का करते हैं। आपको किसी एक का करना है, तो आप क का करिए या ख का करिए, दोनों में से किसी एक का। और संदर्भ भी लिखना है, संदर्भ भी आपको लिखना है। ये जो है आपका वाराणसी पाठ, पहला वाराणसी पाठ है, उस पाठ से लिया गया है। मरणम मंगलम वाला, क वाला वाराणसी पाठ से लिया गया है। और ख वाला जो है जीवन सूत्राणी, ख वाला जो है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसके लिए ये कहा गया है। अब अर्थ यदि समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। किस्मित प्रवसतो मित्र, किस्मित मने होता है कौन है, किस्मित मने कौन है। प्रसवतो मने होता है विदेश में, प्रसवतो मने विदेश में, मित्र मने मित्र। विदेश में जब हम रहते हैं तो वहाँ कौन मित्र होता है। किस्मिन मित्रे गृह सतः, यदि घर में हम होते हैं, गृह, गृह मने घर में, यदि घर में रहते हैं तो हमारा मित्र कौन होता है। यक्ष जो है युधिष्ठिर से ये प्रश्न कर रहा है कि जब हम विदेश प्रदेश में रहते हैं तो हमारा मित्र कौन रहता है और घर में रहते हैं तो हमारा मित्र कौन होता है। आतुरस्य यह किम मित्रम, और आतुरस्य, आतुरस्य मने होता है रोगी, रोगी का कौन मित्र होता है। और किस्मिन मित्रम मरीष्यतः, मतलब मरने वाले का मित्र कौन होता है। ये प्रश्न इन दो पंक्तियों में यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, और इन दो पंक्तियों में यक्ष का उत्तर द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। कहते हैं सार्थ, जो है सार्थ मने होता है कारवां, कारवां, कारवां मने समूह जो साथ में चलता है, मित्रों का साथ। विदेश में जाते हैं तो कई मित्रों के साथ जाते हैं, तो जो हमारे मित्र होते हैं कारवां में, हमारे दल में, सार्थ मने दल, दल में जो हमारे मित्र होते हैं, प्रसतो मित्र, परदेश में मित्र होते हैं। वो जो दल में हमारे जो मित्र होते हैं वही हमारे प्रदेश में मित्र होते हैं। और भार्या, ये देखिए भार्या लिखा है, भार्या मने होता है पत्नी, पत्नी मित्र, भार्याम मित्र गृहे सतः, जो पत्नी जो है घर में मित्र होती है। आतुरस्य विषिणम, विषिण मित्र, विषिण मने होता है वैद्य, क्या होता है वैद्य। तो वैद्य जो है रोगी का मित्र होता है। और दानम मित्रम मरीष्यम, और मरने वाले का मित्र जो है दान होता है, दान जो है मरने वाले का मित्र होता है। तो ये इसका अर्थ हुआ। आपको इसका संदर्भ भी लिखना पड़ेगा और अर्थ भी लिखना पड़ेगा। अब ऊपर वाले का भी समझना है, तो अब समझ लीजिए। मरणम मंगलम यत्र, मरणम मंगलम, मरना भी जहाँ, मंगलम मने कल्याणकारी, यत्र मने जहाँ, यत्र मने जहाँ होता है। अब मंगलम मने कल्याणकारी, मतलब जहाँ मरना भी कल्याणकारी होता है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी होता है। विभूति, विभूत मने, विभूत मने भभूत, राख। विभूषणम मने आभूषण, जहाँ राख भी जो है आभूषण होती है। कौपिनम यत्र कौशयम,
कोपियम मने होता है लंगोट, यत्र मने होता है जहाँ, कौशियम मने होता है रेशमी, जहाँ लंगोट भी रेशमी वस्त्र का होता है, रेशमी कपड़े का होता है, जहाँ लंगोट भी रेशमी कपड़े का होता है। सा मने वह, काशी किम मियते, ये भियते गलत लिखा हुआ है, ये है मियते, ये होगा आपका भियते नहीं मियते, मी ये अरे मियेन। तो इस प्रकार ये गलत प्रिंट हो गया है। मियेन माने होता है मापना, मापा जा सकता है। काशी केन माप, काशी को कौन माप सकता है, अर्थात काशी की कौन तुलना कर सकता है, जहाँ मरना भी मंगलकारी कल्याणकारी होता है, जहाँ राख को भी आभूषण माना जाता है, और लंगोट भी जहाँ रेशम का होता है, ऐसे काशी की तुलना किससे की जा सकती है। ये आपका अर्थ होगा। आप इस प्रकार अर्थ लिखेंगे और इसका संदर्भ भी करेंगे। अब आगे देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो आपको ये पाठ्य पुस्तक में न दिया हो, अरे इस प्रश्न पत्र में न दिया हो, तो इस प्रश्न पत्र में न हो, ये अवश्य लिखा रहता है। तो इस प्रश्न पत्र में से आपको चीटिंग करके नहीं लिखना है, नकल करके नहीं लिखना है, आपको अपने मन से जो कंठस्थ है उसको आपको इसमें लिखना होगा। और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये देखिए आपका है, ये 6 प्रश्न है, 1 2 3 4 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों में से आपको केवल 2 करना है। गलती क्या करते हैं आप सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार आप केवल 2 का उत्तर आपको देना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, आप बढ़िया से पढ़ते नहीं, इसलिए जो है आवश्यकता से अधिक गलत करते हैं। अब आगे देखिए, अब ये प्रश्न 8वां है आपका, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसमें तो केवल 2 ही दिया हुआ है, तुमुल खंड काव्य। तो तुमुल खंड काव्य या कोई खंड काव्य जो दिया हुआ है वो हर जिले का एक निर्धारित है कि इस जिले में यही खंड काव्य आपको करना है। हमारे गाजीपुर जिले में मुक्तिदूत खंड काव्य है, गांधी जी के ऊपर मुक्तिदूत खंड काव्य है। इसके लिए यह जानना पड़ेगा आपको कि आपके ज़िले में कौन सा जो खंड काव्य चलता है और कौन सा आपको पढ़ाया गया है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि कौन सा खंड काव्य आपको करना है। ये देखिए मुक्तिदूत, ये मुक्तिदूत खंड काव्य जो है आपको आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी, उन्नाव, इन जिले के बच्चों को करना है। अब देखिए ज्योति जवाहर, ये खंड काव्य जो है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा वाले बच्चों को करना है। अग्र पूजा खंड काव्य जो है 3 जिलों में करना है, इलाहाबाद, आजमगढ़ और मथुरा में। तो इसमें करना है। मेवाड़ मुकुट जो है आपका जो खंड काव्य, इसको जो है बुंदेलखंड, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच के बच्चे करेंगे। जय सुभाष खंड काव्य को लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बादा, झांसी, हरदोई जिला के बच्चे करेंगे। मातृभूमि के लिए ये खंड काव्य जो है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुर और मुजफ्फरनगर यहाँ के बच्चे करेंगे। देखिए कर्ण जो है आपको करना है अलीगढ़ के बच्चे करेंगे। जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जिला के करेंगे। कर्णवीर
भारत। इसको मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली के बच्चे करेंगे। तुमुल खंड काव्य को बनारस, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं के बच्चे करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको आपको देखना होगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ये आपके गुरुजी आपको कक्षा में बताए होंगे, आपको उसी को पढ़ के जाना है। अन्य किसी को भी करेंगे तो गलत माना जाएगा, आपका चेक नहीं होगा। इसलिए हमारे गाजीपुर ज़िले में देखिए, गाजीपुर दिया हुआ है, मुक्ति दूत खंड काव्य पढ़ना है, गांधी जी के ऊपर लिखा गया है, तो इस खंड काव्य को आपको करना होगा। आगे देखिए, नवा प्रश्न देखिए, नवा में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको लास्ट में एक निबंध लिखना होगा जो किसी एक विषय पर, सभी विषय पर नहीं लिखना है, एक विषय पर। ये 4 विषय ऐसे दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। अब आपको किस तरह लिखना है, थोड़ा उसका मॉडल दिखाते हैं। कॉपी किस प्रकार लिखेंगे उसका मॉडल दिखाएं। कॉपी में किस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देना है, एक एक मॉडल हम आपके सामने रखते हैं एक बच्चे का, और इसको देखिएगा। ये लिखने का प्रयास किया है, एक अच्छा है, इससे भी अच्छा हो सकता है। आप जो है इसको करेंगे और राइटिंग इससे भी अच्छी हो सकती है, लेकिन हमने एक बच्चे की कॉपी लेके इसका जो है मॉडल आपके सामने रखा है। आप इसको देखिए जो कैसे है। इसमें कॉपी में ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर डालेंगे नंबर 1, और इसके बाद क है, ख है, क्या है उसका डालते हुए हेडिंग संदर्भ आपको लिखना है। ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के वो संस्कृत वाले का लिखा है इस बच्चे ने। तो इस प्रकार देखिए, पठित ये गलत लिखा हुआ है, इसमें छोटी की मात्रा होगी, तो बच्चे मात्राओं की बहुत गलती करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। सुंदर अक्षरों में साफ सुथरा पठनीय लिखेंगे, जो पढ़ा जा सके आराम से, ये ना कि पढ़ने में कठिनाई हो। कम से कम इतनी अच्छी राइटिंग तो लिखेंगे ही कि आराम से उसको पढ़ा जा सके, पढ़ने के लिए जोर न देना पड़े। और हेडिंग डाल के प्रश्न संख्या अवश्य डालना है, ताकि चेक करने वाले को ये समझ में आए कि किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। अब आगे देखिए, इसको दिखाते हैं और हम। ये देखिए, जीवन परिचय इस बच्चे ने लिखा है। जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे आप, और प्रश्न का नंबर भी डालेंगे आप। कौन सा प्रश्न है, हेडिंग डाल के इसके बाद सुंदर से जीवन परिचय आप लिखेंगे। और जीवन परिचय में लिखने के बाद आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान देंगे कि आप जो है रचना का उल्लेख जरूर करेंगे, रचना अवश्य लिखेंगे। जिसका जीवन परिचय लिखेंगे उसकी रचना आप अवश्य लिखेंगे। इस प्रकार इन पे नंबर मिलता है, और जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, वो प्रभावित होता है आपसे कि उस लेखक की कुछ रचनाएं आपको पता है। ये देखिए, प्रश्न संख्या 6 का लिखा है उस बच्चे ने। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी, यहाँ भी पठित गलत लिखा है। पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, संदर्भ अच्छा लिखा है। इसी प्रकार संस्कृत का संदर्भ आपको लिखना है। यहाँ लेखक और कवि नहीं होते संस्कृत में, इसलिए आप इनका नाम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद ये अनुवाद आप लिखेंगे, ये अनुवाद लिखा हुआ है संस्कृत का। आगे देखिए, ये देखिए श्लोक इस बच्चे ने लिखा है, ये देखिए, और ये प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 जो है संस्कृत के, देखिए इस बच्चे ने क्या गलती की, इसने चारों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इसके चारों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बल्कि प्रश्न संख्या जो है आपका 7 जो है, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो केवल आप 2 प्रश्नों के ही, इन दोनों के ही उत्तर दीजिए, कोई 2 दे दीजिए उत्तर, लेकिन सबका उत्तर आप नहीं देंगे। आप यदि देते हैं तो समय आपका अधिक जाएगा, और नंबर भी यदि त्रुटि होती है तो कटेगा आपका नंबर उसमें। आगे देखिए,
ये देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य, ये गाजीपुर के बच्चे ने किया है। ये मुक्तिदूत उसका खंड काव्य है। ये प्री बोर्ड की कॉपी है, एक मॉडल के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है कि देखिए कम से कम ऐसे लिखा जाता है। तो हेडिंग सुंदर सा डालेंगे, मुक्तिदूत खंड काव्य, जो भी आपके ज़िले का खंड काव्य है उसको आप लिखेंगे। तो ये आपका एक मॉडल है। देखिए इस बच्चे ने ये जो संस्कृत का लिखा है, संदर्भ, संस्कृत का संदर्भ लिखा और ये उसका अनुवाद किया हुआ है। आगे देखिए ये जो है इस बच्चे ने नई शिक्षा नीति, ये निबंध लिखा है नई शिक्षा नीति पे। तो इस प्रकार आप निबंध भी लिखेंगे, निबंध भी कोई प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं। और इस प्रकार आशा करते हैं कि जिस तरह हमने प्रश्नों को समझाया है उसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। अपनी OMR शीट पे 20 प्रश्नों को वैकल्पिक बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे और खंड ब को जो है आप अपने कॉपी में करेंगे। लिखित प्रश्नों को अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।